नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं मुख्य परीक्षा के जो चारों पेपर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। देखिए, सिलेबस तो पूरा कवर होगा, लेकिन लाइन वाइज नहीं कि पहले नंबर पे ये टॉपिक लिखा गया है तो उसको हम कवर करेंगे। हम इम्पोर्टेंस के हिसाब से टॉपिक लेंगे कि अभी कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, आने वाले 1-2 साल के लिए कौन से इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर जो बच जाएगा वो तो कवर कर ही लेंगे, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको लेकर चलेंगे। एक और बात बताने वाली है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ही वीडियो होगी और उस वीडियो में चारों पेपर्स के जीएस के जो 4 पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में, उन चारों पेपर से एक एक टॉपिक्स लेंगे और फिर उनको डिस्कस करने के बाद 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। लेकिन मैंने जब रिकॉर्ड कर लिया, पूरा रिकॉर्ड किया, लगभग 45 मिनट तक का हुआ, कभी कभी वो 1 घंटे भी हो सकता है। तो मुझे 2 बातों का एहसास हुआ। पहली बात ये है कि ये लंबा खींच सकता है और उसके चक्कर में क्या होगा कि क्वालिटी हो सकता है कि कम हो जाए, किसी में हमें जल्दी जल्दी डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसे अवॉइड करने के लिए, प्लस अगर हम एक साथ सब लेकर चलते हैं तो रिवीजन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपको पहला पेपर देना है, तो पहले पेपर का रिवीजन करने के लिए आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे और उसमें सब कुछ है। इससे बढ़िया है कि फर्स्ट पेपर के सारे टॉपिक्स अलग से बना दिए जाएं, उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इनकी सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट हो। ये ज़्यादा अच्छा है। और कम मतलब एक वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक होगा तो उस पर पर्याप्त समय भी दिया जा सकता है और अच्छे से डिस्कशन भी हो सकता है। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में जीएस पेपर फर्स्ट में हम हिस्ट्री से एक ले रहे हैं, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर के तहत इसको रख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। यह टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आप करंट अफेयर्स से जुड़े हैं तो आप देखिए, पिछले 2 सालों से 3 सालों से कई नए स्थान पता चले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। प्लस पुर्तगाल से मिलकर भारत सरकार ने कई जगहों पे, स्पेशली लोथल के आसपास कोई प्रोजेक्ट चालू किया था। और अभी इसी साल 2021 में एक उसका स्थान मुझे नहीं याद आ रहा है, उसको हेरिटेज घोषित किया गया है। कई वजहें ऐसी हैं जिनके कारण सिंधु घाटी सभ्यता इम्पोर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए। जब हम प्री के लिए पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल भी होती हैं, लेकिन जब मेंस की बात आती है तो हमें समझने पर ध्यान देना होता है। कुछ नए डायमेंशंस ऐसे हैं जो प्री के लिए हम नहीं पढ़ते, उन पर भी ध्यान देना होता है। यही तो खास बात है। और 2013 में सिलेबस बदला, उसके बाद से 2 या 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका नेचर समझिए। प्रश्न पूछे जाने का जो तरीका है, अगर आप उसे एक बार समझ लें तो आप ये जानेंगे कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता हम ले रहे हैं तो इसमें पढ़ना क्या है यह जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमें ये नहीं पढ़ना है कि स्नानागार की लंबाई कितनी थी या फिर ईंटों का वो जो है कितना चौड़े ईंटें थे, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी। यहाँ विश्लेषण करना है, समझ बढ़ानी है। और डायरेक्ट हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन डायमेंशंस को, उन शब्दों को, उन लाइनों को आप सीधे सीधे मतलब लिख सकते हैं मुख्य परीक्षा में। चलिए अब शुरू करते हैं। ये पहला वीडियो था तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, बाकी जो वीडियोज़ होंगे उनमें इतनी बातें नहीं होंगी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे या आए हैं उनमें ये पूछा जाता है कि इसका मतलब महत्व तो क्या है अभी के हिसाब से। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ें थी क्या आज भी हैं, क्या वो तत्व आज भी हमारे समाज में दिखते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के जरिए आप सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को भी जान जाएंगे। मज़ेदार चीज़ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हिंदू धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा। डायरेक्ट यहीं आइए, क्योंकि माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो हिंदू धर्म से काफ़ी मतलब नज़दीकी संबंध रखती थी। कैसे? देखिए, वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, पूजा के कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि बहुदेववाद की पूजा होती थी। कहीं मतलब पुरुष देवता कहीं मिल गए, कहीं स्त्री मिल गई, कहीं पे प्रकृति की पूजा है, सारी चीज़ हम देखेंगे। तो बहुदेववाद की प्रथा उस समय भी थी, व्यवस्था उस समय भी थी और आज भी है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे देवी देवता हैं। इसके अलावा आप देखें तो मातृदेवी की पूजा होती थी उस समय। जो मूर्ति मिली है एक मातृदेवी की, कुछ चित्र मिले हैं, उससे पता चलता है कि मातृदेवी की मूर्ति मिली है। पशुपति देव मिले हैं, एक व्यक्ति बैठे हैं जिनके आसपास कुछ जानवर हैं,
तो कहा जाता है कि ये पशुपति हैं और उस समय के ये शंकर जी हैं, इस टाइप का मतलब लोग गेस करते हैं। हमारे यहाँ भी पशुपति हैं शंकर जी, और पशु पक्षियों की भी पूजा होती थी उस समय, जो कि आज भी हमारे यहाँ होती है। हमने तो बहुत सारे देवताओं को कि मोर किसी इन देवता के हैं, या फिर ये कोई पक्षी है इस देवता की है, ऐसे हमने बांट रखा है, पूजा करते हैं उनकी भी। इसके बाद वहाँ पे जो कब्रें मिली हैं, वो कुछ ऐसे सामान मिले हैं जैसे पता चलता है कि रख दिया गया था कि ये मरने के बाद उसका इस्तेमाल करेंगे या अगले जन्म में उसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो अभी भी हमारे यहाँ ऐसा है, पुनर्जन्म की अवधारणा अभी भी है हिंदू धर्म में। वहाँ जो मतलब कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि बच्चों के गले में ताबीज पाया गया है, मतलब ताबीज के साक्ष्य मिले हैं। हमारे यहाँ अभी भी ताबीज वाले बाबा घूमते रहते हैं। और कुछ मिथकीय पशुओं की, जैसे यूनिकॉर्न एक है, यूनिकॉर्न का चित्र मिलता है, और भी मिथकीय पशु हैं वहाँ पे, वो उनकी आकृतियाँ मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि तंत्रवाद की उपस्थिति थी वहाँ पे, तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें भी, और भी चीज़ें साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा आप देखें तो उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अनुष्ठान होता था। हमारे यहाँ तो कोरोना भगाने के लिए भी अनुष्ठान होने लगता है, खैर ये मजाक की बात है। तो उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अनुष्ठान होता था, प्रजनन शक्ति की पूजा होती थी। हमारे यहाँ अभी भी आप वहाँ पे असम में देखें, कामाख्या मंदिर में हर साल एक मेला लगता है, अम्बुबाची मेला। वहाँ पे जो प्रजनन की देवी हैं उनकी पूजा की जाती है। यज्ञ की पद्धति थी उस समय भी, और आज भी हमारे यहाँ यज्ञ होता है। शाम की पूजा तब भी होती थी, आज भी होती है हिंदू धर्म में। प्रकृति की पूजा की बात हमने की ही, अभी भी हम करते हैं, नदी की, हवा की, पेड़ों की हम पूजा करते हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साफ साफ दिखती हैं कि ये सिंधु सभ्यता के समय में थी और आज तक जीवंत रूप से चली आ रही हैं परंपरागत रूप से। इससे आगे बढ़े एक नया डायमेंशन है, स्वच्छ भारत अभियान की बात हम करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता से हम क्या सीख सकते हैं। देखिए वहाँ पे क्या था कि लगभग हर मकान में कुएं थे और शौचालय थे। बहुत बड़ी बात है, आज से 4,500 साल पहले, 5,000 साल पहले की बात है। तो उस समय शौचालय भी होते थे मकानों में, कुएं भी होते थे, और मकान में जो साफ पानी है, गंदा पानी है, उनको जमा करने के लिए ना अलग अलग गड्ढे होते थे, अलग अलग कुएं बनाए जाते थे। ये बहुत स्मार्ट तकनीक है। उसके अलावा नालियों की जो व्यवस्था थी, ढकी हुई नालियाँ थी, बहुत बेहतरीन तरीके से नालियाँ बनाई गई हैं। आप देखें, कभी फ़ोटो देखें या वीडियो देखें, आपको दिखेगा वो व्यवस्था थी। आज भी हम इसे सीख रहे हैं। नाली जो सीवेज व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ जो स्नानागार मिला है बड़ा सा, उससे भी स्नान और स्वच्छता के महत्व को जो है हम देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं, हम कई बार ऐसा लगता है कि यार हमसे सीख के उन्होंने किया था कि उनसे सीख के हम कर रहे हैं। हालांकि ये तो संभव नहीं है कि हमसे सीख के वो करेंगे, लेकिन वहाँ से इनपुट लेके हम अभी भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब थोड़ा देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या किया था, उनकी क्या उपलब्धियाँ थी। सबसे बड़ी उपलब्धि जो जिसके आधार पर कहते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी, कि उन्होंने नगर बसाए थे, वो भी ग्रिड प्रणाली के आधार पर। जैसे चंडीगढ़ बना है, या कुछ आई थिंक जामनगर, नहीं जैसे इधर अभी याद नहीं आ रहा, खैर चंडीगढ़ का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो ये ग्रिड प्रणाली पे बना है, बढ़िया, और संकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, कितना बेहतरीन तरीके से उस समय प्लानिंग की गई होगी। इससे पता चलता है कि उस ज़माने में ज्यामिति का विकास बहुत अच्छे से हुआ था। हर चीज़ नाप के और एंगल से हर चीज़ की जाती थी। इसके अलावा आप देखें तो गणना करने के लिए 16 और उसके गुणकों का प्रयोग किया जाता था। हमारे यहाँ भी दशमलव प्रणाली चल रही है, उसके पहले और चल रहा था, जैसे वो 4 के गुणज में। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसके अलावा माप तौल के लिए भी जो कई सारी प्रणालियाँ थी, स्केल मिला है वहाँ से, बाट मिला है, ये सारी साइंटिफिक चीज़ें उन्होंने की थी पहले ही। और आप देखिए कि पक्की ईंटें बनाने का उन्हें पता था, और ये भी पता था कि जो है इनका आकार एक निश्चित अनुपात में हो तो ज़्यादा बढ़िया है, तभी तो हम सीधी मतलब दीवारें बना सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी ईंटों से थोड़ी बनेगा। तो पक्की ईंटें और उनका आकार निश्चित होना, ये उस समय के ज़माने की बात है, आज से हज़ारों साल पहले की बात है। और इसके अलावा आप देखें कि धातु क्षेत्र में भी जो है, धातु कर्म के क्षेत्र में, यानी कि धातुओं से कुछ चीज़ बनानी है, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा किया था। तांबे और कांसे की ढलाई उन्होंने सीखा था। और इसके अलावा आप देखें तो पता चलता है कई जगहों पे मुहर मिली है ना, तो वहाँ पे मछली के पीछे कुछ लकीरें, 7 लकीरें मिली थी। तो लोगों ने गेस किया, विद्वानों ने, कि नक्षत्रों के बारे में उन्हें जानकारी होगी, और निश्चित रूप से होगी।
बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी थी, तो पक्का इसके बारे में भी जानते होंगे। एक यहाँ से कालीबंगा और लोथल से क्या हुआ है कि शिशुओं के कंकाल मिले हैं, शिशु नर कंकाल, और वहाँ से पता चलता है कि उनके माथे पर कुछ ऐसे निशान हैं जिससे पता चलता है कि ऑपरेशन की पद्धति वो जानते थे, शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन करना जानते थे। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताती हैं कि साइंटिफिक रूप से भी सिंधु सभ्यता कितनी विकसित थी, समझ रहे हैं। और थोड़ा सा अभी बाकी चीज़ें देखें, हम अन्य की बात करें कि और कौन कौन सी बातें थी। पहली चीज़, पहली नहीं मतलब अन्य में आगे मृतक संस्कार जो होता था, दो तरह से वो लोग करते थे, जलाते भी थे और दफनाते भी थे। हमारे यहाँ भी अभी भी होता है, ये सारे काम होते हैं। सामाजिक वर्गों का विभाजन था, आप पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे कि एक तरफ दुर्ग था, एक तरफ आम बस्ती थी, दुर्ग थोड़ी ऊंचाई पर था, तो डिवीजन था उस समय भी। हमारे यहाँ अभी भी है, जाति के नाम पे भी है, धर्म के नाम पे भी है, आर्थिक स्तर पे भी है कि ये जो है अमीर लोगों की सोसाइटी है, या गरीब लोगों की सोसाइटी है, ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, अभी भी हमारे यहाँ है, उस समय भी थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के समय में स्त्रियाँ जो थी वो आभूषणों से प्रेम करती थी, यहाँ तक कि पुरुष भी आभूषण पहनते थे उस समय। हमारे यहाँ अभी भी स्त्रियाँ मतलब आभूषणों से प्रेम करती हैं। नृत्य के प्रति प्रेम था, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, चित्र भी ऐसे मिले हैं नाचते हुए लोगों के, हमें अभी भी हम पसंद करते हैं। शतरंज और पासों का खेल उन्हें पता था, शतरंज खेलते थे, पाशा खेलते थे। इसके अलावा मूर्ति निर्माण में लुप्त मोम विधि का प्रयोग उन्होंने किया था। ये क्या होता है, इस पर प्री में क्वेश्चन एक बार आया है, लुप्त मोम विधि क्या होती है। सिंपल है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी की मूर्ति बनानी है, धातु की मूर्ति बनानी है, तो इस विधि से अगर बनाएंगे तो आप क्या करेंगे कि पहले मोम की मूर्ति आप बना लीजिए, उसके बाद से गीली मिट्टी उस पर उसके ऊपर जो है लगा दीजिए, लपेट दीजिए मोटी परत, फिर उसे सुखा दीजिए, फिर आग में पका दीजिए, और जब वो गर्म हो जाएगी मोम तो पूरी पिघल जाएगी, और कहीं एक जगह से छेद करके सारी मोम आप बाहर निकाल सकते हैं। और जो छेद आपने किया था उसी छेद में आप जिस धातु की मूर्ति बनाना चाहते हैं वो धातु पिघला कर उसमें डाल दीजिए, जब वो भर जाएगा फिर छोड़ दीजिए, सूख जाएगा, फिर उसके बाद से मूर्ति उसी रूप में तैयार हो जाएगी। बाहर का जो आवरण था, मिट्टी जो सूख गई थी, उसको तोड़ के हटा दीजिए, तैयार हो गया। तो लुप्त मोम विधि जो है वो जानती थी, इसका प्रयोग किए थे। अब हम आते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न आपको क्या मिला है। अब आप सोच रहे हैं वो खत्म हो गया, जी हाँ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप पढ़ें तो बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने 3-3 घंटे में पढ़ाए हैं, लेकिन फाइनली आप जब उन सबको पढ़ते हैं तो कंक्लूजन यही आता है कि क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, और जो क्वेश्चंस अब तक बने हैं उसका अनुभव ये बताता है कि जब भी क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि वो अभी भी हमारे अंदर जिंदा है, वो सभ्यता, उसकी ऐसी विशेषताएं थीं जो उसके विकास को बताती हैं कि कितनी विकसित अवस्था में वो सभ्यता थी। वही सारी बातें तो हमने डिस्कस की, तो बहुत ज़्यादा समय यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि इतना बड़ा टॉपिक है तो समय भी ज़्यादा लगना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वही तो मैं कह रहा था पहले भी कि नए पैटर्न के अनुसार आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। नया पैटर्न ऐसा है जिसके अनुसार आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी, चाहे प्री हो, मेंस हो, कुछ भी, इंटरव्यू हो, उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे। कम समय में सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे। अब आपका क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जीवंतता के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं, कथन की विवेचना कीजिए, ये आपका प्रश्न है। और इस प्रश्न के साथ एक इंटरव्यू का प्रश्न है। वैसे तो मैंने अभी लिखा नहीं, लेकिन मेरे ध्यान में एक जो प्रश्न आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जवाब आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इसका एक फ़ायदा होगा कि दूसरे लोग जो जानना चाहें कि हाँ भाई इसका जवाब क्या हो सकता है, तो आपके कमेंट से वो सीख भी सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये है कि आज भी हम इतने विकसित हो गए हैं, 21वीं सदी में आ चुके हैं, आज भी हमारे यहाँ फिल्मों में, गानों में, डायलॉग्स में ऐसी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं, देखने को मिल जाती हैं, जिनसे पता चलता है कि हमारे यहाँ भेदभाव, जो चाहे वो रंग के आधार पर भेदभाव हो या लिंग के आधार पर, अभी भी विद्यमान है। तो आप एग्जाम्पल दीजिए कि ऐसे कौन से गाने हैं, ऐसे कौन से फेमस डायलॉग्स हैं जिनमें ये भेदभाव अभी भी दिखता है, और ये फेमस है, ये डायलॉग्स फेमस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसका आंसर देना है, बाकी इसका प्रैक्टिस करिएगा, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।